नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। कैसे हाल है आपके? मैं अजीत सिंह एपेक्स रोजगार परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज दिल्ली पुलिस का सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। सेट आपने कल एक पढ़ लिया था, आज सेट हमारा दूसरा चलेगा। ठीक है, तो सेट नंबर 1 की कैसी रेस्पॉन्स रही मुझे ज़रा बताना। उसको आपको कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा, कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझे मेरे पास तक चीज़ें पहुँचाना, कैसा आपको लग रहा है। और वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं दूसरे सवाल पे, दूसरे सेट पे तुरंत आता हूँ। मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है, आप ज़रा ये नोटिस करो कि प्रत्येक पॉइंट में कितने जो टॉपिक ऐसे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्या परसेंटेज ऐसा है, क्या प्रॉफिट लॉस ऐसा ज़्यादा है, या अनुपात समानुपात ज़्यादा ऐसा है। मतलब कि प्रैक्टिस सेट से हमें ये पता चल जाएगा मेरे भाई कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहे हैं, उस पोर्शन पर ज़्यादा काम करने की फिर आवश्यकता पड़ेगी। और किस लेवल तक के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उसको भी हमें ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो हर तरीके के सवाल हमें करने पड़ेंगे। इसमें कुछ आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल भी हैं, थोड़े से मुश्किल सवाल भी हैं। आसान सवालों को थोड़ा जल्दी करेंगे और मुश्किल सवालों पर थोड़ा हम समझाने में थोड़ा समय लेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल हम देखेंगे, क्या कहा है इसने पहले सवाल में, ध्यान देंगे। कहा है कि सी की आय बी से 30% अधिक है। सी की आय बी से अधिक है, तो सी की कंपेयर एक बार बी से कही है यहां तक। फिर कहा है बी की आय ए से 30 अधिक है। इसका मतलब एक बात तो इसने यहां तक कंप्लीट कर दी कि सी की आय बी से 30 अधिक है, यानी कि सी जो है बी से ज्यादा है, ठीक है। तथा बी की आय ए से 30 अधिक है। अब बी को ए से 30 अधिक बता दिया, तो बाद में क्या पूछा है, सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ध्यान देंगे जरा, पहले सी की बात कही गई है बी के साथ, और फिर बी की बात कही गई है ए के साथ। अब सी की बात ए के साथ क्या कही गई है, सी को बताया है बी से 30 ज्यादा है, बी से 30 ज्यादा है, तो बी को मान लो 100, तो ये हो गया 130, ठीक है। इससे कट गया तो कितना गया, 13:10। अब यहां आ जाओ, कहा है बी की आय ए से 30 अधिक है, बी की आय ए से 30 अधिक, तो अब यहां ए को 100 मान लो, तो इसको 30 अधिक करेंगे तो इसको यहाँ 130, इससे काटा कितना गया, 13 फिर से 10 आ गया। तो कुल मिलाकर बी अनुपात सी अनुपात बी मिला है और बी अनुपात ए दे रखा है, या कहूँ ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है। तो हमें क्या निकालना, ए बी सी पहले निकाल लेंगे, है ना। तो निकालना आसान है, जो चीज़ में कॉमन हो ना, जो चीज़ में कॉमन हो, बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, जो चीज़ में कॉमन हो उसको वैल्यू सी के नीचे लिख लो, 13:10। और यहाँ एक बनता है इस तरीके से, उल्टा एन बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरा तरीका अपना, ये बहुत सारे तरीके होते हैं, अब अपना अपना लीजिए। इसकी गुना इसमें करेंगे 13 169, इसकी इसमें करेंगे 13 धाम 130, और इसकी इसमें करेंगे 100 आया। तो प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू आई ना शुरू वाली, ये आई है सी की वैल्यू, किसकी, सी की, और ये आई है बी की, और ये वाली आई है ए की। तो इसने कहा था सी जो है ए से कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, 69 अधिक है। और 100 पे जितना भी अधिक होता है वो उतना ही प्रतिशत होता है भाई। 100 से 5 अधिक 5% ही तो होता है, 100 पे 20 अधिक उसका 20% होता है। 100 पे जितना अधिक या कम होता है वो उतना ही परसेंट हो जाता है। तो कितना आ गया, 69 आ गया। तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें, 69 आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे, दूसरा सवाल समझने की कोशिश करते हैं। ये भी अनुपात समानुपात से रिलेटेड है ना। ये परसेंटेज का सवाल है, आपको दिखाई दे रहा है किसका, परसेंटेज का सवाल है, लेकिन इसमें भी अनुपात समानुपात लगा है नहीं लगा है। ये भी रेशो का सवाल निकल कर आया है, यानी कि रेशो हर जगह घुस जाता है, ये कहीं नहीं मानता। ये तो है ही, खैर साफ साफ दिख रहा। तो इसमें क्या कहा है, x अनुपात y का मान कितना दे रखा है, 4:3। और फिर क्या कहा है इसने, y अनुपात z इजिकल टू कितना दे रखा, 7:9। तो मैंने बताया जो कॉमन पार्ट होता है उसको इसके नीचे रख लो, या उसको इक्वल कर लो, इक्वल भी कर सकते हैं, इस 7 की गुना इसमें, इस 3 की गुना इसमें, वैसे भी कर सकते हो, बात वही है। तो ये कॉमन पार्ट है, इसको नीचे उठा लो, 7:9। उल्टा एन भी बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, जो कॉमन पार्ट हो उसको नीचे उठा लो, ठीक है। 7 चौक 28, 7 तिया 21, ठीक, और 9 तिया 27। तो पूछा क्या था, पूछा हमसे x अनुपात z, x अनुपात z कितना आ गया, x अनुपात z। तो x अनुपात z हम निकालेंगे तो 28:27, 28:27। चलिए करते रहिए आप, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं फिर हम। उतारो जल्दी, उतारो।
चलिए भाई आगे सवाल बढ़ जाते हैं। आगे सवाल मैंने लिख लिए हैं, मैं 2 सवाल और हम आगे देख लेते हैं कैसे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप नोट पॉइंट करते रहना कि कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उस पर हमें ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। और मैंने कल आपको एक वीडियो भेजी है, तो उसको आप ज़रा नोट करना कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। उस पॉइंट को मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, तो उसमें मैं आपको एक नई वीडियो आपको उसी पॉइंट के हिसाब से मैं बना दूंगा, ठीक है ना। तो सवाल मैं अपने पास से उठा लूँगा, ऐसे ऐसे सवाल ध्यान देना ज़रा। आज सवाल हम करेंगे और देखेगा, ये एवरेज का सवाल दिया हुआ है, औसत का एक टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक। मैंने ऑफलाइन क्लास में उसको औसत को बड़े अच्छे से पढ़ाया है, तो समझाने की कोशिश मैं अभी कर देता हूँ यहाँ पे। जो पुराने बच्चे हैं जो मुझसे फेस टू फेस पढ़े हैं वो हो सकता है बेटर समझ पाएंगे, और उम्मीद तो यही करता हूँ कि सभी बच्चे समझ पाएँ। चलिएगा, कहा क्या है, 50 संख्याओं का औसत 18 है। संख्या कितनी है? 50 संख्या है, औसत कितना है इनका? 18। 50 संख्या का औसत कितना है? 18 है। कहा है 3 संख्या इतनी को गलती से इतना पढ़ लिया। 3 संख्या कौन सी थी? 18, 32 और 65। मेरे प्यारे भाई ये संख्या थी, लेकिन ये लेनी थी उसको, ये लेनी थी। जब ये लेनी थी लेकिन गलती से क्या ले लिया? गलती से 25, 29, 56 ले लिया। गलती से क्या ले लिया? 25, 29 और 56। ये वाली संख्या ले ली। लेनी कौन सी थी? ये। चलो देख लेते हैं, उसमें से ये घटा देंगे। 18 में से 25 जाएगा तो कितना बचा? -7। 32 में से 29 जाएगा तो कितना बचा? +3। 65 में से 56 जाएगा कितना बचा? +9। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आया? ओवरऑल रिजल्ट निकल के क्या आया? 9 3 12, 12 में से 5 7 गए, 5 +5। अगर रिजल्ट बच जाए प्लस का तो औसत बढ़ेगा, और रिजल्ट बच जाए माइनस का तो औसत घटेगा। मैंने ये चीज़ें आपको ऑफलाइन क्लास में बड़े अच्छे से समझा रखी है। जब भी कोई चीज़ किसी संख्याओं में इंक्रीज होती है तो औसत भी उतना बढ़ जाता है। यानी कि अगर कहूँ कि ज़्यादा उम्र का व्यक्ति एंट्री कर रहा है तो औसत बढ़ेगा, कम उम्र का जा रहा है, या कहूँ कि जो जा रहा है उसकी एज कम है, कोई चीज़ें निकल रही हैं तो औसत गिर जाता है, उसमें ऐड हो जाती हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं, औसत बढ़ जाता है। देखिए, तो प्लस का 5 रिजल्ट आया तो 5, इस 5 की वजह से औसत बढ़ेगा। कितना? 5 की वजह से औसत बढ़ जाएगा। तो 5 की वजह से कितना औसत बढ़ेगा? तो ये 5 की वजह से कितना औसत बढ़ेगा? टोटल संख्या कितनी है? 50। टोटल संख्या कितनी है? 50। तो यहाँ औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि, आप ध्यान दीजिएगा, औसत में वृद्धि। औसत में वृद्धि कैसे निकालेंगे? ये 5 की वजह से 50 संख्याओं पे कितना औसत प्रभाव पड़ेगा? 0.1 का, 0.1 का। इसका मतलब औसत बढ़ करके कितना हो जाएगा? पॉइंट, इसमें 1 जोड़ देंगे, इजिकल टू रिजल्ट निकल का आएगा 18.1। 18.1, 18.1 इसमें कहाँ है? ये रहा, ठीक है ना भाई। जो उसने ले ली उसको देखो, जो उसने ले ली गलती से उसको देखो, और जो लेनी थी उसको देखो। ये कह रहा इतने के स्थान पे इतनी ले ली, लेनी चाहिए थी उसको ये, इसका मतलब उसको ये चीज़ें लेनी थी, उसके स्थान पे ये ले लिया। जो ये लेना था ये इस टोटल से कितना अधिक है? 5 अधिक है। जो उसको लेना था वो 5 अधिक है। 5 अधिक होने का मतलब औसत बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर ये माइनस का आ जाता तो घटा देते, तो इसमें से मैं 0.1 घटा देता तो 17.9 उत्तर आता इसका। फिर चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। डिटेल में भी आप कर सकते हो इसके ऊपर। राहुल क्या कह रहा है? राहुल की आयु 50 वर्ष है और मोहित की आयु 70 वर्ष है। राहुल 50 साल का है और मोहित 70 साल का है, तो कितने वर्ष पहले या पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था? कितने साल पहले? हमें नहीं पता कितने साल पहले, पूछना चाह रहा। ऑप्शन से भी बड़े आसानी से उठाया जा सकता है, ऑप्शन से आप रख रख के देख सकते हैं, या आप देखिए डिटेल में देखिएगा। राहुल की उम्र कितनी वर्ष है? 50, और मोहित की कितनी है? 70। ये कह रहा है कितने वर्ष पहले, तो कितने वर्ष पहले माना? x वर्ष पहले ही इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया? 50 दूनी 100, और यहाँ आ गया कितना? 2x। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 70 माइनस का x, ये 2x उधर जाएगा, 70 इधर आएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे भाई? 70 इधर आ गया, 100 में 70 घट के 30, ये उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2x, 2x में से 1x गया तो x का मान आ गया 30। मतलब 30 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो, जैसे 35 इसमें घटाया आपने, इसको रफ कर दीजिए जरा, यहाँ से देखिएगा ऑप्शन से कैसे उठा सकते हैं। 50 है, 50 में से पहला ऑप्शन हटाया 30, 35 हटाया तो बचा कितना भाई?
15। मोहित कितने साल का है? 70 साल का। इसमें से 35 हटाए तो कितना आया? 35। इनका अनुपात क्या 1:2 आ रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या है? 50 में से 30 हटाएंगे तो मेरे भाई आया कितना? 20। और 70 में से फिर 30 हटाएंगे, आया कितना? 40। इसका रेशो लेंगे तो कितना रहा? 1:2। और जो भी ऑप्शन 1:2 बना दे वही इसका उत्तर हो जाएगा। डिटेल भी मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम उतार लेते हैं। जल्दी से आप इसको कॉपी करो। ये सवाल दिया है तुम्हें, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज का भी एक सवाल आपको मिल रहा है इसमें। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको एक परसेंटेज से थ्रू है, ये भी हो जाएगा, जरा ध्यान देना। ये कह रहा है 10%। एक व्यक्ति जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 8,000 रुपये उधार लिए या दिए, तो ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, तो 1.5 वर्ष के बाद चुकाई जाने वाली राशि कितनी होगी? 8,000 रुपये किसी से उधार लिए हैं, 1.5 वर्ष के बाद उसे कितना धन लौटाना है? इसका मतलब अमाउंट लौटाना है। अमाउंट में क्या होता है? ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। एक तो इसमें ये ध्यान रखना है रेट क्या है, प्रिंसिपल क्या है और समय क्या है। ठीक है, एक वर्ड इसमें आपको मिला है अर्धवार्षिक। तो प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक में क्या होता है? दर को करते हैं आधा, समय को कर लेते हैं दुगना। दर को आधा, समय को दुगना। चलिएगा, तो इसमें प्रिंसिपल पी कितना दे रखा है? इसमें 8,000। रेट इजिकल टू इसकी आधी कर लेंगे 5%। 5% की फ्रैक्शन होती है प्यारे बच्चों 1/20। क्लियर सी बात। समय टी इजिकल टू कितना था? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को दुगना कर लो, क्योंकि दर को आधा करते हैं और समय को दुगना। 1.5 वर्ष का दुगना 3 वर्ष। तो बस ये हो गया, तुम्हें अमाउंट निकालना था। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी है निकालने का। फॉर्मूला आप भली बातें जानते हैं, क्या होता है? पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, वैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अमाउंट निकाल सकते हैं कैसे? अमाउंट इजिकल टू होता है पी 1 + r/100 की पावर n। r रखिएगा, ये जो t है ना, यही n कहलाता है। यहाँ पे भी रखोगे तो भी आपका इसमें उत्तर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका है जो बेहतर तरीका है, जिसमें फॉर्मूले की यूज़ हमें नहीं करना। फॉर्मूले का कुछ भी यूज़ हमें नहीं करना, केवल फ्रैक्शन का ध्यान देना, केवल इतना। ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये प्रिंसिपल हो जाती है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 20। और ब्याज 1 साल बाद 1 जुड़ जाता, हो जाता तो कितना? 21। समय कितना दे रखा था? समय टी बराबर था 3 वर्ष। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, पावर 3 कर दो बस इसकी। कितने कर दो? पावर 3 कर दो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ आ गया 8,000। 21 की पावर क्यूब, या 21 का क्यूब होता है 9261। कितना होता है? 9261। ये प्यारे बच्चों ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है प्यारे बच्चों अमाउंट। और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, वो आता है ब्याज। हमें क्या कर रखा? प्रिंसिपल इसने खुद दे रखा था 8,000, तो इस 8,000 का मान कितना दे रखा? 8,000। मुझसे 1 गुना है, तो 92 का मान भी कितना आ जाएगा? इसको भी 1 गुना कर लें, कितना? 9261। तो 9261 आपको सीधा सीधा इसमें उत्तर दिखाई दे रहा था। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। फ्रैक्शन को बड़े ध्यान से देखो। ठीक है, फ्रैक्शन है 10%। 10% को कर लो भाई मेरा आधा, 5%। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। 20 से 21, 20 का क्यूब होता है 8,000। 8,000 से 8,000 पूरा कैंसिल, तो 21 का क्यूब देख लो कितना होता है? 9261। सीधी सी बात है। क्यूब थोड़े से याद कर लो, 30 तक जिसके बच्चे क्यूब याद हैं, तो इसमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा। सेकंड प्रश्न का इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल मैं लिख लेता हूँ, जल्दी से आप कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आगे सवाल क्या कहा है इसने? एक महिला 13 रुपए में 14 सेब खरीदती है। 13 रुपए में 14 सेब, और बेचती कैसे है? 14 रुपए में 13 सेब। 13 रुपए में 14 खरीदे और 14 रुपए में 13 बेचे। 13 रुपए में 14 खरीदे और 14 रुपए में 13 बेचे। तो बताना है क्या इसमें? इसका लाभ या हानि प्रतिशत, जो भी कुछ होगा चलिएगा। तो आप अपने तरीके से जैसे जानते हैं, नहीं तो आप देख लीजिएगा। इसको करते ऐसे हैं, एक तरफ लिखो वस्तु, एक तरफ लिखो रुपए। ठीक है, वस्तु कितनी है? 13 रुपए में 14, तो 14 वस्तु कितने रुपए में? 13 रुपए में। फिर बेची कितने में? 14 रुपए में। यहाँ 14 रुपए के नीचे रुपए और वस्तु के नीचे वस्तु। इसकी इसमें गुना करेंगे कितना है? 169। इसकी इसमें गुना करेंगे कितना है? 196। ये आपका हो जाता है CP, ये आपका हो जाता है SP। ठीक है, तो कितने का लाभ हो गया इसमें? लाभ देख लो कितने का हो रहा। 16 में से 9 गए 7, 8 में 2 गए 27 आ गया। इस 27 को प्रतिशत बनाना है। 27 रुपये
का लाभ हुआ किस पर, 169 पर, 169 गुना 100। प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। इसका आपका 2700 बटे इतना 16 कम 16, इसका आ जाएगा 1597। ऑप्शन बी इसका आंसर आ रहा होगा। थोड़ा कैलकुलेशन देखना है आपको, ये चीज़ देखनी है, बस ये समझना है, ठीक है। ऐसे सवालों को इस फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से कॉपी करो। चलिए फिर से कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, कोशिश करते हैं, बढ़िया से कोशिश करना। चलो देख लेते हैं क्या कहा है इसमें। पंकज एक घड़ी जो है 900 रुपये की खरीदता है और उसका अंकित मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि 30% की छूट देने पर भी 40% का लाभ हो सके। अब सुनिएगा ध्यान से, अंकित है, अंकित एक घड़ी को लाया है 900 रुपये की, 900 रुपये की खरीदी उसने, एक घड़ी खरीदी मेरे भाई 900 रुपये की, 900 रुपये घड़ी खरीदता है और उस घड़ी पे इस प्रकार से अंकित मूल्य, उस पर प्राइस इस प्रकार से लिख देता है कि मैं उस पर 30% की भी छूट दूँ ना तब भी 40% मुझे लाभ हो जाए, तब भी 40% लाभ हो जाए। जब भी आपको एक सवाल ऐसा मिल जाए जिसमें डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, जब भी ये आपको सवाल में मिल जाए तो बस एक चीज याद रख लेना, MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। जब भी आपको ये दो चीज आपको क्वेश्चन मिल जाए तो ये फॉर्मूला आप लगा लेना, इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। दूसरा भी तरीका आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल सटीक रेशो होगा। जब आप वैल्यू रखेंगे तो अनुपात बिल्कुल सटीक आ जाएगा, उसको करना बड़ा आसान होगा। 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होता है भाई, छूट देने पर भी 40% का लाभ होता है, तो 40 में जोड़ दो, 100 प्लस 40 हो गया 140। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कितना 30 का, 100 में से 30 गए तो कितना है 70, काट का आया कितना 2:1। तो MP/CP, MP/CP कितना आ गया 2:1, कितना आ गया कुल मिला के 2:1, 2:1। इसका मतलब MP 2 है और CP 1 है। CP कितना दे रखा था 900, इसका मतलब इस एक का मान कितना दे रखा मेरे भाई 900, तो 2 का मान कितना आ गया 1800। एक का मान 900 तो 2 का मान कितना आ गया 1800। अंकित मूल्य पूछा था इसमें, क्या पूछा था, अंकित मूल्य पूछा था, ठीक है ना। तो आपको इस चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपको क्या मिल जाए 30 पर, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट मिल जाए तो आप इसको यूज कर लेना, MP/CP 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलते रहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, आसानी सवाल है। मेंस्ट्रुएशन का सवाल भी देखो इस बार में पूछा गया है, इस साइड में मेंस्ट्रुएशन भी आपको देखने को मिली है, तो घबराइए नहीं, ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। और हर साइड में मुझे लगता नहीं हर साइड में मेंस्ट्रुएशन के सवाल हैं, लेकिन अगर आ जाए तो कैसे करेंगे इस चीज़ पे भी थोड़ा आप एक नज़र जरूर डालेंगे, वहाँ पे भी छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। कहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 है। विकर्ण क्या होता है, जैसे एक वर्ग है ये इसका ये जो है ना, ये कॉर्नर से कॉर्नर वाली जो लंबाई होती है ये इसका विकर्ण कहलाता है। क्या होता है ये इसका विकर्ण होता है। इसी की वैल्यू दे रखी है 7। वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं। क्या होती हैं, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं, यानी कि ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है भुजा की घात 2, तो बस तुम्हें ए का मान निकालना किसी वजह से, और वहाँ ए की वैल्यू ये रख देनी है। अब ए का मान कैसे निकालोगे, अगर आप इसको रफ कर देते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा, तो इसमें ये लंब का काम कर रहा और ये इसमें आधार का काम कर रहा। तो लंब आधार और ये तो है ही कर्ण। तो पाइथागोरस पर में क्या पढ़ी आपने, लंब का स्क्वायर प्लस, पूरा सही लिखते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, हाँ या ना। तो चलिएगा लंब और आधार दोनों बराबर हैं, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। क्लियर सी बात है। तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 49/2, 2 से काट लो 24.5। तो ए स्क्वायर ही तो निकालना था मुझे, ए स्क्वायर तो निकालना था, यही तो क्षेत्रफल है 24.5। तो घबराना कुछ भी नहीं है, करते रहिए सारा, है ना। हाँ नाचते रहिए, क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए, ऐसी लगी रही मेरे साथ। और मैं डेली टू डेली आपको मिलता रहूँगा, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट में होंगे। दूसरा चल रहा है अभी, हम दूसरा तीसरा चौथा जो भी हम करेंगे सारे के सारे
क्वेश्चन हम कर रहे होंगे, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़े रहिए, हैं, बड़ी मस्ती के साथ सारे सवाल करते रहेंगे। चलिएगा, चलिए फिर से सवाल आप देखिएगा। इसमें रेलगाड़ी का सवाल है, तो रेलगाड़ी में सफ़र कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। एक रेलगाड़ी जो है 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और पार करने में लगते हैं मेरे भाई उसको 30 सेकंड। फिर वही रेलगाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 230 मीटर, उसको पार करने में लगते हैं 25 सेकंड। यानी कि एक ही ट्रेन है, पहले एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना। तो एक प्लेटफॉर्म को तो पार यहां करा इसने और एक प्लेटफॉर्म का पार यहां करा। ये जो प्लेटफॉर्म है ये 320 मीटर का था और ये 230 मीटर का है। इसको पार करने में ले रही है 30 सेकंड और इसको पार करने में ले रही है भाई ये 25 सेकंड, हैं जी। तो ट्रेन खुद की लंबाई भी तो होती है, ट्रेन की खुद की लंबाई भी होती है, तो ट्रेन की खुद की लंबाई भी होती है, लेकिन चाल का कुछ जिक्र नहीं किया इसमें। चाल का कोई भी इसमें जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सेम वही ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो इसका मतलब जहां इसकी ये चाल, जहां ये चाल होगी, जितनी चाल यहां होगी उतनी ही चाल यहां होगी। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, इसकी चाल, क्या निकालेंगे इसकी चाल, और यहां भी क्या निकालेंगे इसकी चाल, और दोनों को क्या रख देंगे बराबर। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की खुद की दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी। तो ट्रेन की खुद की दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी 320, इसको पार करने में लगे इसको 30 सेकंड। क्लियर सी बात। अब ट्रेन तो वही है, यहाँ पे कितना प्लेटफॉर्म है 230, और कितना समय लग रहा है 25 सेकंड। यहाँ से आप सोल्यूशन इसका बड़े आसानी से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, यहाँ गया कितना 5t प्लस 5 दूनी 10 की 0, 5 से 15 1 16 इज इक्वल टू 6 से 6t प्लस का 6 0 0, 6 3 18 का 8 का, और 6 दूनी 12, 12 1 13। तो ये 5t उधर जाएगा तो सिंगल टी, ये 1380 जब इधर से 1600 में जाएगा तो आएगा तुम्हारा 220। चेक कर लेना जरा, 0 10 में 0 हो गया और 5 में 3 के 2, ठीक है। 220 मीटर की ट्रेन की लंबाई है भैया, 220 मीटर। और भी है, चलिएगा। तो कुछ नहीं करना, इसमें ध्यान से देखना है बस, क्योंकि जो ट्रेन है पहले प्लेटफॉर्म को जो पार कर रही है तो खुद की दूरी भी तो चलती है। तो टोटल कितनी दूरी होगी, खुद की दूरी है प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, उसको पार करने में कितना समय लगा 30 सेकंड का समय। और फिर वही ट्रेन है दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, वहां भी खुद की दूरी तो चलेगी ना, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका और भी शॉर्ट तरीका है, अगर आप देखना चाहें तो आप देखिएगा कैसे। टाइम कितना लग रहा है उसको, 30 और 25, ठीक है। काट लेंगे 6 अनुपात कितना आ गया 5। पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200, 320, और दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 230, ठीक है प्यार बच्चों। चलो इसकी गुना करेंगे यहाँ और इसकी गुना करेंगे यहाँ, ठीक। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, अंतर गुना ट्रेन, अंतर गुना ट्रेन। अंतर तो इसमें एक का है, एक का अंतर है, यानी कि 1 गुना टी इज इक्वल टू, बस इसकी इसमें गुना करेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे, अंतर जो आएगा ना, इन दोनों का भी क्या लिया जाता है, अंतर लिया जाता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 से 15 1 16, यहाँ इसकी गुना करेंगे 6 0 6 3 18 काट का 6 दूनी 12 1 13, इन दोनों का अंतर आया 220। ये 220 जो आया ना यहाँ पर आए, ये इसके इक्वल रखते हैं, किसके, इसके इक्वल होता है। तो ट्रेन था अंतर, यहाँ का अंतर कितना रहता है 1 गुना टी, यहाँ अंतर कितना है इसका, तो ये वाला अंतर इसके बराबर हो जाता है, तो 220। तरीका वही है, गुना तो तब भी हमें करनी पड़ती है ना, बस ये एक लॉलीपॉप समझ सकते हो बच्चों को दिखाने के लिए, ये चीज़ ट्रिक में आ गई। ट्रिक में कुछ नहीं है, किसी को बेसिक बढ़िया से पता है तो ट्रिक वहाँ से ही निकलती है, कोई ट्रिक अलग से नहीं बना रखी, ठीक है ना। तो बढ़िया से आप करिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे देखते हैं आगे सवाल क्या है, जल्दी से आप इसको समझें जरा, करते हैं आगे। चलिए टाइम एंड वर्क का सवाल है, टाइम एंड वर्क का देख लेते हैं, अच्छा सवाल है, ठीक। टाइम एंड वर्क को छोड़ना नहीं है, बढ़िया से करना है। परसेंटेज, प्रॉफिट लोड, टाइम एंड वर्क और रेलगाड़ी, अनुपात समानुपात, SI CI
सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा इसकी। चलिए, और जो पैटर्न पूछा जा रहा है, मैं बार बार उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ, जो पैटर्न पूछा जा रहा है उसको बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है ना, और उसी की बढ़िया से तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर में जो है आपको जो पैटर्न बन रहे होंगे वो सेम ही बन रहे होंगे, ठीक। तो पहले उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, कमी कुछ नहीं छोड़नी है, ठीक है। चलिएगा, क्या कहा है, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता की 150 है, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता की, तो ये रहा अनुज और ये रहा विनोद। अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता की, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता की 150 है, जो अनुज की क्षमता है वो विनोद की 150 है। किसकी? विनोद की। विनोद को 100 मान लो तो इसकी 150 हो गई। 0 से 0 कट गया, काटा 5 या 15, 5 दूनी 10, तो 3:2 है कुल मिला। कितना है? 3:2, ठीक है भाई। अनुज जो है विनोद का 150 है, यही आएगा। चलिए, ये आगे इनकी क्षमता। कहा क्या है, अनुज एक कार्य को करने में 10 दिन लेता है। अनुज जो है 10 दिन में काम खत्म कर देता है। देखिए अनुज, देखिए एक दिन में 3 काम करके जा रहा है, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 6 काम, 3 दिन में 9 काम। एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो प्यारे बच्चों 10 दिन में कितना कर देगा? 30 काम कर देगा, नहीं कर देगा? अब वही 30 काम किसको करना है? वही 30 काम किसको करना है? ये कह रहा है दोनों को, सॉरी दोनों को, वही 30 काम। कौन सा? ये वाला 30 काम। ये 30 काम इन दोनों को करना है। दोनों का मतलब दोनों की क्षमता लिख लो। दोनों की क्षमता कितनी है? 5 6 दिन में कर देंगे। कितने दिन में? हाँ, अगर ये खाली केवल विनोद को ही पूछता, विनोद कितने दिन में करेगा वो 30 काम, तो इसका कितना गुना हो जाता है? 15 दिन में कर देता। लेकिन दोनों का पूछा था, ठीक है, जिसका भी पूछेगा वो दे, ठीक है ना। आप समझते रहिए, करते रहिए मेरे साथ। वीडियो कैसी लग रही है जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछना या फिर मैसेज छोड़ना, जरूर मुझे बताना। वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप मुझे बताते रहेंगे तो मैं और अच्छे से, शायद और बढ़िया से आपके साथ जुड़ जाऊं। आपके कमेंट्स का मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है। आप मुझे कमेंट्स करिएगा, कैसी आपको वीडियो लग रही है, समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, कुछ आपको इनसे कुछ बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए, और उसकी मैं अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा चीज़ें, क्वेश्चन किसी बच्चे ने भी मुझसे अभी तक नहीं पूछा, या कहूँ किसी ने अभी उतनी उस लेवल से अभी तक देख ही नहीं गई है वो, तो मैं चाहता हूँ आप सभी उस चीज़ को देखें और पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया है आपको 30 दिन में लगभग 50 से 60 सेट कराने का, ठीक है। तो मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ, तो पूरी ईमानदारी से, मेहनत के साथ मैं काम करता रहूँगा। आपके प्यार की, आपके साथ की, आपको सपोर्ट की मुझे बड़ी ज़रूरत है। मेरा साथ देते रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सभी दोस्तों से सब्सक्राइब कराना है। खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइबर कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बच्चे जुड़ जाएं। चलिए आगे सवाल हम समझते हैं तरीके। चलिए देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि सिंप्लीफिकेशन को भी नहीं छोड़ना है, सिंप्लीफिकेशन का भी सवाल आपको मिल जाएगा। और ये फिर से आपको HCF एलसीएम का सवाल फिर मिल गया। मैंने कल आपको बड़े साफ साफ शब्दों में बोला था HCF एलसीएम को बड़ा कोशिश करना, उसको अच्छे से करने की, और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैंने कल भी आपको बताया था। तो कोशिश करते हैं पहले सवाल को करने की। चलेगा, ये जो आपको न्यूमेरिकल आपको इसमें दिख रहा है, ये बोर्ड मार्क्स के नियम पर आधारित है। बोर्ड मार्क्स को जिस बच्चे ने पढ़ रखा है और जिसने नहीं पढ़ा है, कोशिश करते हैं दोनों को समझाने की अच्छे से। चलेगा, इसमें क्या है, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को उठा लेते हैं जो सबसे अंदर है। सबसे अंदर क्या है? 13/3 माइनस का 1/3। जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो ये 13/3 आ रहा होगा, और ये माइनस का 1/3 आ रहा होगा। प्यारे बच्चे, जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो एलसीएम 3 आएगा और ऊपर आएगा 12। इसको सोल्व करूँगा तो आंसर आएगा 4। कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4। क्या आ रही है इसकी वैल्यू? बहुत बढ़िया, इसकी वैल्यू आ गई है 4। तो जब मैं यहाँ 4 रखूँगा, क्या रखूँगा यहाँ 4 रखूँगा। इसको रफ कर सकता हूँ मैं, इसको रफ कर सकता हूँ, ध्यान देना। इसकी जगह मैं 4 निकले वाला हूँ। अब मैं इसकी जगह क्या लिख दूँगा? 4। ये रहा 4। ये क्या है अब? और ये दोनों को फिर से सोल्व करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर से उठाइएगा। जब मैं इसको उठाऊंगा तो लिखेंगे कितना? 5/4 माइनस को इसको लिखेंगे कितना? 1/4। और इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूँ एलसीएम 4 आएगा, 5 में से 1 गया 4। इसको सोल्व करा तो कितना आया? 1। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई है। तो यहाँ से इसको सब को हटा दीजिए। कितना आ गया? 1। अब इसको 1/1 करेंगे, तो इसको 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यहाँ बाहर भी 1 था, 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ गया?
तो यही आपका आंसर है 2 इसमें। चल जाते हैं, कैसा लग रहा है आपको मुझे बताते रहिए, और लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं सवाल क्या है। सवाल समझिएगा, मैंने बताया था HCF LCM का सवाल था, वो रफ हो गया था, गलती से रफ हो गया, तो फिर से दोबारा लिखना पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं तिबारा भी लिखना पड़ा, मैं तिबारा भी लिख दूंगा, ठीक है। सुनिएगा क्या कहा इसमें। एक छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। बड़ा ध्यान देना, ध्यान से सुनना जरा। एक ऐसी संख्या बतानी है, एक ऐसी संख्या बतानी है, उस संख्या को जब मैं इन चारों से भाग दूं, इन चारों से भाग दूं, हर दशा में 4 शेषफल बच जाना चाहिए। जैसे मैं 3 और 2 से कटने वाली कोई भी एक संख्या ऐसी बता दो जो पूर्णतः कट जाती है। 3 और 2 से कटती है प्यारे बच्चों 6। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसी संख्या बताइए जिसको भाग देने पर 1 शेषफल बचता हो, तो 6 और 1 कितना हो गया 7। 7 ऐसी संख्या है जब मैं 2 को 2 से उसे भाग करूंगा। भाई 2 और 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है? एलसीएम में 6। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पूर्णतः नहीं कटनी चाहिए, प्रत्येक दशा में 1 शेषफल बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसमें 1 ही जोड़ दो, तो कितना आ गया 7। तो 7 वो संख्या है जब मैं इससे भाग करूंगा तो 1 शेषफल बचेगा, इससे भाग करूंगा तो 2 शेषफल बचेगा। जैसे क्या हो देखिएगा 5 और 7 है, इनसे कटने वाली एक ऐसी संख्या बताइए, वो संख्या बताइए जब मैं इन दोनों से भाग दूं तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। तो इसका एलसीएम निकालो पहले। एलसीएम आ गया 35, और रिमाइंडर जो बचना चाह रहा है बार बार उस रिमाइंडर को जोड़ दो। कितना? मैंने कहा 3 शेषफल बचना चाहिए, तो 38। 38 वो संख्या है जब मैं इन दोनों से भाग करूंगा तो सेम शेषफल बचेगा। तो आप मेरी बात भली भांति समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था इसमें। तो आप इसका क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम में क्या जोड़ देंगे? वही रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दे रखा है? ये रिमाइंडर दे रखा है। चलिएगा तो यहाँ देखिएगा 12, 15, 20 और 54। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बता रखा था। कुछ बच्चे हैं जिनको आता है, कुछ हैं तो बिल्कुल नहीं आता, भूल गए हैं। चलेगा तो सबसे बड़ी संख्या 54 लिख लीजिएगा। 54 लिख ली। जब आपने इसमें 54 लिख ली है तो 12 के इसके फैक्टर देखिएगा कितना? 6 गुना 2, 6 इसके अंदर है, 6 निम 54, 6 निम 54। 9 आया क्या? 9 के अंदर ये 2 है ना, तो 2 ले लो। 15 इसके अंदर है ना, तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 गुना 5। प्यारे बच्चे 3 इसके अंदर है, हाँ 3 तो अंदर है, लेकिन 5 मेरे बच्चे इसमें अंदर नहीं है, तो 5 की मुझे जरूरत है। क्या 20 इसके अंदर है? देखो 5 दूनी 10, 10 तो ये रहा है ना, 10 तो ये रहा। तो इसको अगर मैं करूँगा 10 गुना 2 भी करूँगा तो 10 तो ये रहा, और 2 इसके अंदर है, यानी कि 20 इसके अंदर पूरा का पूरा है। तो 54 तो ये था, तो कुल मिला के यही आ गया। 5 दूनी 10, अब 540 गुना 10 हो गया 540। इसका मतलब एलसीएम जो है ना, इसका एलसीएम कितना है? 540। लेकिन इसमें क्या जोड़ देंगे? रिमाइंडर जोड़ दो। रिमाइंडर कितना है? ये 4 जोड़ दो, तो 544 इसका आंसर होगा। 544 एलसीएम प्लस रिमाइंडर, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। क्लियर सी बात हो गई ना? इसको करना है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट सवाल मैं लिखता हूं, आगे पढ़ लाते हैं, ठीक है। उतारिएगा आप। 12वां सवाल देख लेते हैं। 12वें सवाल में क्या कहा है इसने? इसने कहा है ये कोई संख्या है, इसमें कौन सी मैं ऐसी एक संख्या जोड़ दूं ताकि वो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें जोड़ने पर वो 9 से पूर्णतः कट जाती है? तो 9 का रूल एक ही है, उनके अंकों का योग 9 से अगर कट रहा है तो वो संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। तो इसके अंकों को सीधे सीधे जोड़ दीजिए बस। तो 5 + 8 + 2 + 4 और +1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 8 5 8 5 13, 13 और 2 15, 15 4 19 और 1 20। क्या हो गया? 20। 20 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं ताकि वो 9 से कट जाए? तो 20 से ऊपर वाली, 20 से बड़ी संख्या जो 9 से भी कटती हो। 20 से बड़ी संख्या क्या है? 9 या 27। 27 ऐसी संख्या है, तो इसे 27 बनाने के लिए कितना जोड़ दूं? इसमें 7 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 7 जोड़ दो, ठीक है। और देखेगा और कैसे कर सकते हैं इसको, बड़ा ही आसान तरीका है, ठीक है। क्या आसान तरीका है सुनिएगा जरा। 5 देखिएगा, ये कैसा सवाल आपको लग रहा है? पढ़िएगा जरा इसको, देखते हैं ध्यान से क्या है ये। तो कैसा लग रहा है आपको ये सवाल? आप कौन से टॉपिक का है? ये भी अनुपासम अनुपात आप कह सकते हो, चलेगा। कहा क्या है इसमें? ध्यान से देखिएगा। अनूप, हरिंदर और शिवेश जो है एक चारा का किराए पर लेते हैं, एक पूरा चारा का किराए पर इन्होंने ले लिया है, उसमें अपने पशु चराते हैं, ठीक है। तो 5, 6, 9 दिन तक ये क्रम से जो है अपना चारागाह को यूज़ करते हैं। ये बंदा जो है 5 दिन तक यूज़ करता है, हरिंदर 6 दिन तक यूज़ करता है, शिवेश 9 दिन तक यूज़ करता है। यानी कि अनूप कितना?
अनूप है, हरिंदर है और शिवेश है। ये 5 दिन तक लगाता है, 6 दिन तक, और ये 9 दिन तक। ठीक है, इनका रेशो यही हो जाएगा। अब जितने दिन तक इन्होंने अपने यूज़ किया है उसको चारागाह का, उसी के हिसाब से फिर किराया भी देंगे, चलेगा। तो ये हमारे हिसाब से कुल किराया कितना जाएगा, सबको जोड़ें, 6 5 11 भी 9 20 किराया जाएगा। 20 की वैल्यू क्या है, 2400। तो मुझसे कितना गुना है, इसको काट देंगे इससे, एक का वैल्यू हो जाएगी 120। ये पूछा है हरिंदर की वैल्यू बताइए, हरिंदर ने कितना किराया था, तो 6 दिया है, तो 6 का मान निकाल दो। 1 का मान इतना, तो 6 का मान कितना जाए, 12×72 720 रुपये इसने दिए हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक मैंने आज करा दिया है। इसके बाद मैं आपको कल कराऊंगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर अपलोड करने में बड़ी परेशानी हो जाती है। कोई बात नहीं, जितना मैं करा रहा हूँ उसको ज़रा करते रहिए, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आपका सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, तो मेरा सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। चलिए, जाते जाते 2 लाइन आप सुनते जाइए, बहुत दिन हो गए वैसे सुने हुए।